कि कोई पॉलिटिकल लीडर फिर से वैज्ञानिक सोच पर होने वाले हमले के बारे में बात करे। हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे देश के राजनीतिक नेता इस वक्त एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे कि किस तरह से वो वैज्ञानिक सोच के ऊपर हमला करें और अंधविश्वास फैलाने की कोशिश में लगे। ये पिछले 11-12 साल से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये हमला भयानक तौर से बढ़ गया है। 2014 में एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के, वो बॉम्बे के अंदर डॉक्टर्स की एक सेमिनार में कह रहे थे कि गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। उस वक्त ये एक सिग्नल था अपनी पार्टी को, आरएसएस कार्यकर्ताओं को, पूरे तंत्र को और मीडिया को कि अब ऐसे ही चलेगा। यानी बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के आप कोई भी दावा कर सकते हैं। एक साहिबा हैं जो एमपी हो गई थी, इस बार नहीं हुई, ये अच्छा हुआ। तब वो कह रही थी ऐसे हाथ फेरोगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा गाय के ऊपर, ऐसे हाथ फेरोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। या ये कह रही थी कि ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है गाय। बिना एविडेंस के कोई भी क्लेम करने के लिए तैयार हो। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को रियलाइज़ करना चाहिए मेरे ख्याल में, और साइंटिफिक टेम्पर को एक अपना मुद्दा बनाना चाहिए। और हमें लग रहा है कि ख़ास तौर से मीडिया इसमें सहभागी हो गया है। अगर वो साइंस के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहा है। अगर कोई मीडिया वाला कर रहा है तो वो भी खिलाफ जा रहा है। अगर कोई बाबा कर रहा है तो वो भी खिलाफ जा रहा है। और हमने 80 के दशक के बाद ये देखा है कि एकदम से बाबाओं का उदय हमारे देश में शुरू हो गया, और ये बाबा इस बीच में इतना ताकतवर हो गए हैं कि इनके सीधे ताल्लुकात हो गए हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो जो लोग बाबाओं के पैर छू करके पॉलिटिकल लीडर बने हैं, वो बाबाओं के खिलाफ कैसे जा सकते? मैं उन्हें फैक्ट्रीज कहता हूँ, अंधविश्वास फैलाने की फैक्ट्री। उनके पास प्रोडक्ट क्या है? अगर ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही तो कहीं कुछ गड़बड़ है। सवाल ये है कि हम अपने अध्यात्म से क्या सीख रहे हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर आप पूछ रहे हैं कि क्या होता है जी, वो यही है कि उस वक्त के जवाब थे, आज के जवाब हमें खुद तलाश करने पड़ेंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की जेबें भरना है जिनकी जेब में से हम पैसे निकाल करके इलेक्शन लड़ सकें। कि आप ज़्यादातर नौजवानों को अनपढ़ रखें, अंधविश्वासी बनाने की कोशिश करें, हिंसक बनाने की कोशिश करें, लगातार हिंदू मुसलमान करते रहें। देश की इस वक्त आरएसएस की कार्यशालाओं में पड़ी हुई पली बढ़ी लीडरशिप की कि उसकी ये आस्था टूट जाए, उसका वो ख्वाब टूट जाए कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त द स्वतंत्र की टीम द्वारका में है। द्वारका में क्यों है, इसके पीछे कारण है क्योंकि आजकल देश में एक बहस चल गई है। वो बहस क्या है? वैज्ञानिक सोच पर हमला हो रहा है। वैज्ञानिक सोच क्या है, इसी को समझने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। और ये समझाएगा कौन? तो हमारे साथ इनसे बेहतर गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को वक्त निकाला हमारे लिए। आपका बेहद शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए और मुझसे बातचीत के लिए, और आपके दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, इस कोशिश के लिए बेहद शुक्रिया। देखिए, गौहर साहब का परिचय मैं नहीं दूंगा क्योंकि गौहर साहब कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आप पहचान सक गए होंगे कि गौहर साहब कौन है। हम इनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आज बयान आ रहे हैं कि वैज्ञानिक सोच पर हमला हो रहा है। सर, क्या है वैज्ञानिक सोच और क्या हमला हो रहा है? इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए सर। आज एक बहुत खूबसूरत वीडियो लगा जो मैंने देखा कि कोई पॉलिटिकल लीडर फिर से वैज्ञानिक सोच पर होने वाले हमले के बारे में बात करे। राहुल गांधी का आज ही एक वीडियो देखा है मैंने, और वो दिन बनाने वाली बात हुई।
हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे देश के राजनीतिक नेता जी। इस वक्त एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे कि किस तरह से वो वैज्ञानिक सोच के ऊपर हमला करें और अंधविश्वास फैलाने की कोशिश में लगे। ये पिछले 11-12 साल से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये हमला भयानक तौर से बढ़ गया है मुल्क के ऊपर। अगर आपको याद हो तो 2014 में एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इस देश के, वो बॉम्बे के अंदर टीचर्स डॉक्टर्स की एक सेमिनार में कह रहे थे कि गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी का प्रमाण है। ये कोई बगैर सोचे समझे वाली बात नहीं थी। प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो कई स्टेजेस से गुजरता है जी। हर एक वर्ड बार बार चेक किया जाता है नीचे, और तब वो प्रधानमंत्री को दिया जाता है। हर भाषण की तैयारी होती है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये बिना सोचा समझा बयान था। यानी उस वक्त ये एक सिग्नल था अपनी पार्टी को, आरएसएस कार्यकर्ताओं को, पूरे तंत्र को और मीडिया को कि अब ऐसे ही चलेगा, अब साइंस पॉलिसी भी ऐसे ही ढलेगी। यानी बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के आप कोई भी दावा कर सकते हैं। ये है हमला साइंटिफिक सोच के ऊपर। क्योंकि साइंटिफिक सोच, जिसको हम रैशनैलिटी कहते हैं, उसका मतलब ये है कि नई खोज, नए डेटा, नए प्रमाण जब आते हैं तो हम अपनी पुरानी जो मान्यताएं हैं, यानी धरती चपटी थी, धरती गोल हो गई, प्रमाण आया धरती सेंटर में थी यूनिवर्स के, प्रमाण आया कि सेंटर में नहीं, तो हमारी पुरानी सोच में बदलाव लगातार, उसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। और मैं सोच की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इससे पूरा ढांचा बदलता है। यानी अभी तक हम मान रहे हैं कि भाई आसमान कोई चीज़ होती है, उसमें तारे जड़े हुए हैं, ये हमारी सोच, और सातवें आसमान पे भगवान है, अल्लाह मियाँ बैठे हैं, जन्नत में हैं वो। तो अब आसमान ही नहीं रहे तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी कि भगवान की, अल्लाह की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो वो परिभाषाएं बदली हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो अभी हमला है, ये हमें लगातार पाकिस्तान में दिखाई दिया, होता रहा, और अब हमारे हिंदुस्तान में, जहां हम साइंटिफिक टेम्पर की उस वक्त बात कर रहे थे जब मुल्क में बेहद कमी थी शिक्षा की। यानी नेहरू उस वक्त लोगों के बीच में ले जाकर के बात कह रहे थे कि वैज्ञानिक दृष्टि क्या होती है, समझाने की कोशिश। आज उसका उल्टा हो रहा है, और उसका रिजल्ट जो हुआ है जी। वो ये हुआ है कि हमको पिछले 11 साल में न सिर्फ मिनिस्टर्स गैर जिम्मेदाराना, गैर साइंटिफिक स्टेटमेंट्स देते हुए दिखाई दिए, बल्कि जज ये कह रहे हैं कि मोर का प्रजनन जो है वो आंसुओं से होता है। एक साहिबा हैं जो एमपी हो गई थी, इस बार नहीं हुई, ये अच्छा हुआ, क्योंकि वो पहली शायद एमपी थी जो टेररिस्ट, जिनके ऊपर टेररिस्ट का चार्ज था और उसमें जेल में रही थी और उनको एमपी बना दिया गया था। वो कह रही थी ऐसे हाथ फेरोगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा गाय के ऊपर, ऐसे हाथ फेरोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। या ये कह रही थी कि ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है गाय, बिना एविडेंस के कोई भी क्लेम करने के लिए तैयार हो गए। ये वही बयान है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसकी वजह से नीचे तक एक सिग्नल चला गया कि अब बिना एविडेंस के कोई भी कुछ भी कह सकता है। और मिनिस्टर ने ये कह दिया कि मुझे डार्विनिज्म पे यकीन नहीं है, इसलिए कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने बंदर को आदमी में बदलते नहीं देखा, हम जंगलों में रहते थे, हमने नहीं देखा। मिनिस्टर को हटा दिया गया, लेकिन डार्विनिज्म को भी हटा दिया गया एनसीईआरटी की किताबों में से। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर ये कहे कि हमारे पुराने ज़माने में टीवी भी था, इंटरनेट भी था, इंटरनेट था तो सैटेलाइट था, सैटेलाइट था तो
जाहिर है कि रॉकेट भी रहा होगा, और अगर रॉकेट था तो मिसाइल थे, और मिसाइल थे तो एटम बम भी। ये बेकार की बातें, ये हमारी जो साख बनी थी देश की पिछले 70 सालों में दुनिया भर में, कि हमारा देश साइंटिफिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। हमारे देश के साइंटिस्ट कंधे से कंधा मिला करके दुनिया के साइंटिस्ट के और बेहतरीन दिमागों के साथ खड़े थे, और उनको वेलकम किया जा रहा था। ये उसके खिलाफ साजिश है। इस देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ख़त्म करने की साजिश है। स्कूलों से शुरू हुई, बाबाओं से शुरू हुई है, तो साइंस के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है इस वक्त, और इसे हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को रियलाइज़ करना चाहिए मेरे ख्याल में, और साइंटिफिक टेम्पर को एक अपना मुद्दा बनाना चाहिए। सर, आप जो बात कह रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर की कह रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम पब्लिक इसको किस तरह से समझे? क्योंकि जब नेता मंच पर होता है ना, तो वो कहता है कि मैंने इतने आईआईटी खुलवा दिए, मैंने इतने एम्स खुलवा दिए, मैंने इतना ये कर दिया, मैंने विज्ञान का ये कर दिया, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो लोग कहेंगे कि वाह। और दूसरी तरफ गौहर रज़ा कह रहे हैं, इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि साइंटिफिक सोच पर हमला है। ये तो मतलब कि आम आदमी इसको बड़ा कंफ्यूज होगा, सोच नहीं पाएगा। देखिए, एक तो ये जानना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का मतलब साइंटिफिक सोच नहीं होता। तो हम हो सकता है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाएं, लेकिन वो भी जो कुछ साइंस देश में हुई उसके बिना तो टेक्नोलॉजी नहीं हुई। जो 70 सालों में हमने आईआईटीज़ बनाए, हमने डीआरडीओ बनाया, हमने सीएसआईआर बनाया, हमने इसरो बनाया, हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, पूरा उसकी देन है आज की टेक्नोलॉजी, और उस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन आज ही यानी 2014 के बाद इन सारी चीज़ों पे भयानक हमला है, और उससे सोच बदल रही है, और हमें लग रहा है कि ख़ास तौर से मीडिया इसमें सहभागी हो गया है। बजाय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 51AH की बात कर रहा हूँ, जिसमें हर नागरिक का ये दायित्व है कि वो साइंटिफिक टेम्पर फैलाए इस देश के अंदर। तो हर अगर नागरिक का है तो फिर प्रेसिडेंट का भी है, बिल्कुल, फिर प्राइम मिनिस्टर के भी ये दायित्व है, फिर तो मिनिस्टर्स का भी ये दायित्व है, और मीडिया का भी दायित्व है। और सिर्फ साइंस के इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं मैं कह रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई साइंस के इंस्टीट्यूशन हैं, ये साइंटिफिक हैं, ये साइंटिफिक टेम्पर फैलाएंगे समाज के अंदर, या पंसारे और कलबुर्गी और नरेंद्र बोलकर खाली इन लोगों पे जिम्मेदारी नहीं दे रहा है। हमारा जो संविधान है वो बड़ा क्लियर है। इंस्टीट्यूशंस, अगर एक जज बैठा हुआ है तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो साइंस के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। अगर कोई मीडिया वाला कर रहा है तो वो भी खिलाफ जा रहा है। अगर कोई बाबा कर रहा है तो वो भी खिलाफ जा रहा है। और हमने 80 के दशक के बाद ये देखा है कि एकदम से बाबाओं का उदय हमारे देश में शुरू हो गया। इसके बावजूद कि मेरा सर्वे लगातार जो मैंने कुंभ मेले में किया है वो ये बात कह रहा है कि हमारे देश का आम नागरिक साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की बहुत इज्जत करता है, साइंटिस्ट की बहुत इज्जत करता है, उसको इल्म की भूख है। लेकिन दूसरी तरफ ये बाबा हैं, और ये बाबा इस बीच में इतना ताकतवर हो गए हैं कि इनके सीधे ताल्लुकात हो गए हैं पॉलिटिकल लीडरशिप से। तो जो लोग बाबाओं के पैर छू करके पॉलिटिकल लीडर बने हैं वो बाबाओं के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो तो बाबाओं के पैर छू करके ही उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है सारी की सारी। तो क्रोनी कैपिटल एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जी, जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, और तीसरी तरफ ये बाबा है। ये जो नेक्सस है, ये जो गठबंधन है, ये देश के लिए, अगली नस्लों के लिए बहुत ख़तरनाक है। बाबा किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं उन्हें फैक्ट्रीज कहता हूँ,
अंधविश्वास फैलाने की फैक्ट्री। उनके पास प्रोडक्ट क्या है? नए नए तरह के अंधविश्वास या पुराने अंधविश्वासों को नए तरह से पैकेज करना। ये पाकिस्तान में हुआ और हम जानते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है। वहाँ के बाबाओं ने क्या बर्बादी लगाई। हमारे देश के बाबा आज अपने खुद धार्मिक नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये बाबा, अगर ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही तो कहीं कुछ गड़बड़ है। धार्मिक नेता जो रैशनैलिटी की बात करें इस देश के अंदर, जो भाईचारे की, मोहब्बत की, आम जनता का आपस में मेल मिलाप की बात करें, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं ये बाबा। हमने देखा है टेलीविज़न के ऊपर और बाकी बहसों में कि कोई भी अगर अकल की बात करने को खड़ा होता है तो वो चाहे धार्मिक नेता ही क्यों ना, बड़े से बड़े धार्मिक नेता अपने धार्मिक नेता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में ये समझना ज़रूरी है कि अब जो जिम्मेदारी है वो आम जनता की। अब जिम्मेदारी ये है आम जनता की कि वो इस देश में अंधविश्वास के खिलाफ खड़ी हो। वो कहे कि हमें अपने बच्चों के लिए साइंटिफिक टेम्पर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। हम इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं, और तभी बदलाव आएगा और पॉलिटिकल लीडरशिप को खड़ा होना पड़ेगा अपोज करने। पर सर, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हम अपना देश को देखें, और आप समझते ही होंगे, आस्था और भावना बहुत बड़ी चीज़ है। सब चीज़ उसी पे निर्भर करता है, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट इस चीज़ के खिलाफ खड़ा होता है। तो जो हमें यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई मैं गिरूंगा तो मैं आली मदद बोलूँगा ही, ये तो मेरे अंदर चला गया है चीज़ों का। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आस्था जो है वो बेसिस है धार्मिक होने की भी और अंधविश्वासी होने की भी। आस्था और अध्यात्म कभी कभी धरातल बन जाते हैं जिसके ऊपर या तो आप अपने धर्म को खड़ा करते हैं और या फिर उसमें अंधविश्वास को खड़ा करते हैं। सवाल ये नहीं है कि आस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हमको आध्यात्मिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि हम अपने अध्यात्म से क्या सीख रहे हैं। अध्यात्म के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर, हर रिलीजन के अंदर दो स्ट्रीम्स मौजूद हैं, दो धाराएं मौजूद हैं। एक धारा वो है जो आपको अंधविश्वास सिखाती, आडंबर सिखाती, आपको ये सिखाती है कि आप दूसरों को किस तरह से धर्म के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाएं। और दूसरी धारा हर धर्म के अंदर है जो मोहब्बत सिखाती है, प्यार सिखाती है, हिंसा के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है, साइंटिफिक होना सिखाती है, जो जिज्ञासा को उभारने की कोशिश करती है। आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा करके देख लीजिए, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें अपने यहाँ अपनी परंपराओं में, तो वेदों को उठा करके देखें, पुराणों को उठा करके देखें, गीता को ले लीजिए। गीता के अंदर प्रश्न और जवाब ही हैं। पूरी किताब ही उस तरह से लिखी गई है कि बहुत मुश्किल सवाल उठाए गए हैं और उस वक्त के हिसाब से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई। जो साइंटिफिक टेम्पर आप पूछ रहे हैं कि क्या होता है जी। वो यही है कि उस वक्त के जवाब थे, आज के जवाब हमें खुद तलाश करने पड़ेंगे। हमारी परंपरा के अंदर है सवाल उठाना, हमारी परंपरा के अंदर है उन सवालों के जवाब तलाश करना और नए सवालों को ढूंढना। ये है साइंटिफिक टेम्पर का आधार, जो आपको धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। मतलब हमारे यहाँ चारवाक मौजूद है। हमारे यहाँ बुद्ध जो हैं वो कह रहे हैं किसी बात पर इसलिए मत यकीन करो कि वो तुम्हारे
ग्रंथों में लिखी है या तुम्हारे बुज़ुर्गों ने तुमसे कही है या ज़्यादातर लोग मानते हैं या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताई है, वो एक लंबी लिस्ट देने के बाद कहते हैं कि जब तक अपनी सोच की कसौटी पर ना परख लो किसी बात को, तब तक उस पर विश्वास मत करो, और जब विश्वास कर लो तो उसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। तो उनकी रैशनैलिटी की बेसिस ही मानवता की भलाई है। आपकी शुरुआत ही यहीं से होगी कि मानवता की भलाई के लिए मैं कैसी जिज्ञासा मेरे अंदर होनी चाहिए और मैं कैसे सवाल पूछूं जिनका मुझे जवाब मिल जाए, बजाय इसके कि आप हिंसा में चले जाएं। दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आपकी क्या परंपरा है ये आपको डिसाइड करना होगा। इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो आरएसएस की शाखाओं में पली है, उसने ये डिसाइड कर लिया है कि हिंसा की परंपरा उनकी परंपरा है, झूठ की परंपरा उनकी परंपरा है, अंधविश्वास की परंपरा उनकी परंपरा है, और इससे दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ये कहता है कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, तो वो दुनिया में हमारे साइंटिस्ट को बदनाम कर रहा है। जब वो ये कह रहा है कि बादलों के पीछे छुप के चले जाओ और रडार पे नहीं आओगे, तो वो न सिर्फ ये कि दुनिया में हमें बदनाम कर रहा है, बल्कि हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी को और हमारी फ़ौज को बदनाम कर रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है। सर, एक और चीज़ भी समझाइए कि अभी जो हम पिछले 11 साल से या 12 साल से हम लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो भी नहीं हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, वो नेहरू जी ने किया हुआ है, और अब जो भी रुकावट भी आ रही हैं वो भी उनके लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो साइंटिफिक अप्रोच और उसके लिए सबसे बेस्ट थे। तो ये चीज़ को थोड़ा दर्शकों को समझाइए थोड़ा। देखिए, नेहरू जो हैं वो जेल में हैं और वहाँ एक किताब लिखना शुरू करते हैं, अंग्रेज़ी में डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वहाँ पर 10 पेजेस, 500 से ऊपर पेज हैं, लंबी किताब, बहुत अच्छी किताब है। और मैं समझता हूँ कि वैसी किताब तो लिखना दूर, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उस किताब को समझ भी नहीं सकती, ये इतने जाहिल हैं। और उस किताब के अंदर 10 पेजेस में वो बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर की। ये साइंटिस्ट नहीं कह रहा है, नेहरू साइंटिस्ट नहीं है, नेहरू राजनेता हैं। उनके ऊपर पूरे फ्रीडम मूवमेंट का कंधों पे भार है। गांधी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट राजनेता हैं। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि एक राजनेता साइंटिफिक टेम्पर का कॉन्सेप्ट देश में दे रहा है। ये चमत्कार ऐसे हो रहा है कि नेहरू की परवरिश बाबाओं के बीच में नहीं हो रही, बल्कि दुनिया के बेहतरीन दिमाग से उनका ताल्लुक है। गांधी का, पटेल का, मौलाना आज़ाद का, इन लोगों का संपर्क जो है, इनकी जो पॉलिटिकल राजनीतिक परवरिश जो है, वो दुनिया के बेहतरीन दिमागों के बीच में हो रही है। इनका सीधा संवाद है बेहतरीन शायरों से, बेहतरीन लेखकों से, बेहतरीन फिल्मकारों से और बेहतरीन साइंटिस्ट से। सीधे रमन से बात कर रहे हैं, सर सीवी रमन से बात कर रहे हैं। ये इनकी परवरिश हो रही है ओमी जहांगीर भाभा के साथ, इनकी परवरिश हो रही है एसएस भटनागर के साथ, एसएन बोस के साथ। ये आइंस्टाइन से बात कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नेता है जो आज के दौर में, जो अभी मिले हैं अवार्ड्स, जिन लोगों को नोबेल प्राइज, क्या उनके साथ बात भी कर सकता? ये है डिफरेंस नेहरू के अंदर और आज जो लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं उनके बीच में। नेहरू की गलतियां अलग जी, बहुत सारी हो सकती हैं जिससे डिसएग्रीमेंट हो आपका, लेकिन ये कि नेहरू एक बहुत बड़े दिमाग हैं,
एक ऐसे चिंतक हैं जो अगले आने वाले 100 साल के बारे में सोच रहे हैं, खाली उस वक्त की समस्याओं को डील नहीं कर रहे हैं। आज के राजनेता गद्दी पर 5 साल कैसे जमे रहना है इसके आगे सोच ही नहीं रहे, और उसका सबसे आसान तरीका है लोगों में घृणा पैदा करो, अंधविश्वास फैलाओ, कहो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सर्दी गर्मी लगने लगती है, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए, बिना पूछे हुए। प्रधानमंत्री की कमांड के ऊपर इस देश का हर साइंटिस्ट है, इस देश का मैथमेटिशियन। आप पूछ तो लेते एक बार कि a+b² क्या होता है। आपने कितना जाके बदनाम किया कनाडा के अंदर इस मुल्क को कि यहाँ के प्रधानमंत्री को a+b² का फॉर्मूला नहीं आता, और क्या ज़रूरत थी कहने की। वहाँ कौन पूछ रहा था, आपकी मैथमेटिक्स कौन देख रहा था। आपने जो मैथमेटिक्स की पूरी हमारी परंपरा है उसको बदनाम कर दिया जा करके। ये है जो आज परेशान करने वाली बात है, और ये सोची समझी साजिश के तहत है। ये कोई बिना सोचे हुए अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही। तो सर, इसका फ़ायदा सिर्फ सत्ता में रहना यही एक है कि और भी कुछ, क्यों इस तरह से किया जा रहा है इसे? सत्ता में ज़्यादातर रहना, देर तक रहना, और ये कि हम कॉरपोरेट सेक्टर को मदद करेंगे, हम नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा नहीं करेंगे, हम हर एक को छत नहीं देंगे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की जेबें भरना है जिनकी जेब में से हम पैसे निकाल करके इलेक्शन लड़ सकें, यानी वो पॉकेट भरी जाएगी, वो जेब भरी जाएगी जिस जेब से इलेक्शन के टाइम पर निकाला जा सके। अगर ये आपका लक्ष्य होगा और देश की उन्नति आपका लक्ष्य नहीं होगा तो फिर आप ऐसे ही करेंगे कि आप ज़्यादातर नौजवानों को अनपढ़ रखें, अंधविश्वासी बनाने की कोशिश करें, हिंसक बनाने की कोशिश करें, लगातार हिंदू मुसलमान करते रहें। ये हमें पाकिस्तान में दिखाई दिया है भाई कि क्या हुआ वहाँ पर। उन्होंने यही तो किया, उन्होंने इस्लाम के नाम पे किया या हिंदुइज्म के नाम पे हो रहा है। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ा क्रिटिकल मास है नौजवानों का और साइंटिस्ट का जो पाकिस्तान के पास नहीं था। हमारे देश में डिबेट हुई है इस चीज़ के ऊपर कि साइंटिफिक टेम्पर क्या है और क्यों देश के लिए ज़रूरी है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं। तो मुझे उससे उम्मीद है कि वो उठेंगे और कहेंगे अब बस, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर अभी तो सर लग रहा है कि देश बदल रहा है। आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, यहाँ पर तालिबान अब देश के अंदर घूम रहा है, विदेश मंत्री घूम रहे हैं, और आपकी मैंने फेसबुक पे देखा था कि आपने एक बार अपनी पुरानी कविता अफगानिस्तान भी पोस्ट की थी। जी, फिर से कातिल ने मेरे घर का के पता ढूंढ लिया, फिर हवाओं में जहर घुलने लगा। आम आदमी को ये देखना है और सोचना है, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम दिखा सकें कि जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं और जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। और सबसे भयानक चेहरा जो इस्लाम का इस वक्त हमको दिखाई देता है, उनमें से एक जगह अफ़गानिस्तान है, जहाँ औरतों के सारे हक छीन लिए गए हैं और बोलने की आज़ादी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। ऐसे देश के साथ ताल्लुकात रखना, उनको हमारे देश में बुलाना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मान जाना कि महिला पत्रकार वहाँ नहीं जाएंगी, और फिर दबाव में आकर के महिला पत्रकारों की वो करना,
आरएसएस की एक ऑर्गेनाइजेशन का उन्हें वेलकम करना, मुस्लिम फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ये अलाउ करना कि उन्हें वेलकम करें, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप साइंटिफिक टेम्पर से इस देश की जनता को कितना दूर हटाना चाहती है और कितना हिंसा की तरफ धकेलना चाहती है। ये वही लोग हैं जो कल तक तालिबान के खिलाफ बात कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो बिना बुलावे के पाकिस्तान चले गए थे और बिरयानी खा के आए थे। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं देश बदल रहा है, ये देश नहीं है। देश इस देश की आम जनता है। इस देश के अंदर साइंटिस्ट हैं, इस देश के अंदर लेखक हैं, इस देश के अंदर पोइट्स हैं, इस देश के अंदर आम जनता है जो अपना रोज़गार चलाती है, दुकानदार हैं, छोटे कारखाने चलाने वाले लोग हैं। इस देश की जनता बहुत बड़ी है, ये मुट्ठी भर है। इनके हाथ में सत्ता है तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देश की जनता को ये फैसला लेना होगा और देश की जनता ने फैसले लिए हैं बड़े। अंग्रेज़ों को सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं भगाया, सिर्फ गांधी, नेहरू, और ये उन लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनका कहना ये है कि इस देश की जनता ने उन्हें भगाया। हमने तो सिर्फ लीडरशिप दी थी, हमने तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन दी थी, इस देश की जनता ने खड़ा किया है। और गांधी तो बहुत ही क्लियर हैं कि उन्होंने कहा है कि मैंने कोई मूवमेंट खड़ा नहीं किया कभी। मूवमेंट तो जनता ने खड़ा किया, मैंने तो उसको पहचान लिया कि अब वक्त है। तो मैं ये श्रेय नहीं दे रहा, लेकिन हमने देखा है कि इंदिरा गांधी को सबक पढ़ाया इस जनता ने। इस जनता ने जनता पार्टी को फ़ौरन ही सबक पढ़ाया कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो इस देश की जनता से मुझे बहुत उम्मीद है, नई नस्लों से मुझे बहुत उम्मीद है, इसलिए कि हमारे यहाँ आज भी इल्म की हासिल करने की, साइंटिफिक टेम्पर की, जिज्ञासा की, अपने बच्चों को, नई नस्लों को पढ़ाने की, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है आदमी और औरत, उन दोनों की वो आकांक्षाएं हैं, वो ख्वाब है जो इस देश को बचाएगा कि हमारी अगली नस्लें हमसे बेहतर। सर, आपको उम्मीद है? क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, झुग्गी वाला चेहरा है कि बस उसकी झुग्गी बची रहे, रोज़गार नहीं है, आवाज़ उठाते हैं तो 5-5 साल जेल में हो जाता है, ट्रायल नहीं होता है। तो ऐसे में जनता ये हिम्मत जुटा पाएगी? आपको कुछ है इस तरह? इस देश ने इससे भी ज़्यादा भयानक दौर देखा है अंग्रेज़ों का। तो जनता तो खड़ी होगी, अवाम तो खड़े होंगे। इस देश की जनता जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उससे कभी आपने पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में उसका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में आपने अपने करियर में कभी नहीं पूछा। नहीं पूछा सर, सच बोल रहा हूँ, नहीं पूछा पाया। उसका क्या ख्याल है? वो एक ख्याल रखता है। मैंने कुंभ मेले में 30 साल तक लगातार जा कर के हर कुंभ मेले में इलाहाबाद में सर्वे किया और मेरा सर्वे ये बताता है कि लगातार लोगों के बीच में साइंटिफिक जानकारी बढ़ती रही। इंसान इस देश का जिज्ञासु है, इल्म हासिल करना चाहता है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। ये कोशिश है हमारी देश की इस वक्त आरएसएस की कार्यशालाओं में पड़ी हुई पली बढ़ी लीडरशिप की, कि उसकी ये आस्था टूट जाए, उसका वो ख्वाब टूट जाए कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। वो ख्वाब देखना बंद कर दे, पर ऐसा होगा नहीं। सर, ये ना सोशल मीडिया का है, तो इसमें ना कई लोग देखते हैं, कमेंट करेंगे, तो शायद वो ये कमेंट कर सकते हैं, आप उनके लिए ये जवाब ज़रूर दीजिएगा कि गौहर रज़ा एक विचारधारा को पसंद नहीं करते, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। देखिए, जहाँ तक पसंद नापसंद का सवाल है, मैं समझता हूँ कि कोई भी दिमाग और सोच रखने वाला
इंसान जो इस धरती पर पल रहा है वो कुछ चीज़ें पसंद करता है और कुछ चीज़ें नापसंद करता है। तो ये कहना कि मैं जो हूँ वो गैर जानिबदार हूँ, वो तो मैं कह नहीं सकता। मैं जानिबदार हूँ, मैं बायस्ड हूँ। मैं बायस्ड किसके लिए हूँ? मैं बायस्ड हूँ एक बेहतर समाज के लिए। मैं बायस्ड हूँ हिंसा के ख़िलाफ़, मैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ हूँ, मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं अस्त्रों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं विभाजन के ख़िलाफ़ हूँ। मैं एक बेहतर दुनिया के ख्वाब के साथ खड़ा हूँ। तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं बायस्ड हूँ। अगर कोई ये कहता है कि वो बायस्ड नहीं है तो वो इडियट ही हो सकता है, क्योंकि ये सवाल उठाने वाले लोग वो हैं जो बायस्ड हैं किसी और चीज़ के लिए। वो हिंसक हैं, वो हिंसा में विश्वास रखते हैं, वो खुल करके जंगों के साथ खड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि विभाजन रहे, वो चाहते हैं कि नफ़रत रहे, वो चाहते हैं कि ऊंच नीच रहे, वो चाहते हैं कि गरीबी रहे, वो चाहते हैं कि सारी दौलत सिर्फ हमारे हाथ में हो, और वो चीज़ चाहते हैं कि इस देश के अंदर दलितों की हालत जो है वो वैसी की वैसी ही रहे। उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर ना होने पाए, उन्हें कावड़ में लगा दो, उनको भेज दो वहाँ पर, उनको हिंसा में लगा दो, उनको डीजे बजाने को कहो मस्जिदों के सामने जा कर के और वहाँ पर हिंसा करवाओ। तो ये बायस्ड लोग हैं जो ये सवाल पूछेंगे, वो खुद बायस्ड लोग हैं। मैं बायस्ड हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं। मैं किस चीज़ के लिए बायस्ड हूँ वो डिफ़ाइन करना, उसकी परिभाषा बहुत ज़रूरी है। सर अब कुछ बताइए कि आप आजकल आप क्या कर रहे हैं? आपकी किताब भी अभी आई थी, काफ़ी अच्छी चल रही है, तो अभी कुछ और ट्रांसलेशन या कोई नई किताब का लेकर? इस किताब का मिथकों से विज्ञान तक अंग्रेज़ी का वर्जन आ गया है जो पेंगुइन से ही आया है, और उसकी बुकिंग चल रही है और वो फिर से बेस्ट सेलर लिस्ट में इंग्लिश वाली किताब भी आना शुरू हो गई सर है। इसका मैं रोकना चाहूँगा, सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट वही है जो टीवीआई में आप एक शो करते थे, हम लोग देखते थे कि अंधविश्वास दूर करने के लिए कई चीज़ें आप बताते थे, एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल वहाँ हैं जड़ें। जी। इसकी जड़ें कई जगह हैं। जिस तरह मेरी परवरिश हुई, जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि अंधविश्वास किस तरह से लोगों के दिमागों को जकड़ लेता है, इसमें वो बहसें हैं जो हमारी हुई जन विज्ञान जत्था के दौरान, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसमें मेरे कलीग्स शामिल हैं। तो वो भी आप जो कह रहे हैं हाईएस्ट टीआरपी जी, उस हाँ, वक्त का प्रोग्राम बिल्कुल, था। हाँ। तो मेरे लिए तो वो एविडेंस है। राज्यसभा में हाईएस्ट टीआरपी यूरेका प्रोग्राम था जो मैंने चलाया, जी। और टीवीआई में हाईएस्ट टीआरपी वो था। तो इस देश की जनता तो चाहती है, बिल्कुल। हमारा टेलीविज़न मीडियम, हमारे और नेतागण वो नहीं चाहते, जनता चाहती है, इसलिए वो हाईएस्ट टीआरपी था और उसे बंद किया गया। और ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी कोई एक भी डेडिकेटेड टीवी चैनल नहीं है जो साइंस की बात करती है। बिल्कुल। तो आप सही कह रहे हैं, ये किताब जो लिखी मैंने उसमें बहुत कुछ शामिल था। हिंदी मुझसे लिखनी नहीं आती थी, तो इसलिए कंप्यूटर की मदद से शुरुआत में उल्टी सीधी जैसी लफ्ज़ पता थे, जी, जी। शब्द पता थे, पर पहचान नहीं थी देवनागरी की। बहुत सारे दोस्तों ने मदद की। अब वो अंग्रेज़ी में, गुजराती में, पंजाबी में, गुरमुखी में, कन्नड़ा में, उर्दू में, मलयालम में और मराठी में आ रही है। इन ज़बानों में इस साल के आखिर तक आ जानी चाहिए वो किताब। इसके अलावा अभी मैंने साहिर लुधियानवी के ऊपर एक किताब लिखी है जी। कि वो किस तरह से परिभाषाओं के शायर थे, जो शायद इस साल या अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी।
जो अगला प्रोजेक्ट है मेरी ज़िंदगी का वो है कुंभ मेले का जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उस पर किताब लिखूं। आज कुंभ मेले की शक्ल बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको धार्मिक से राजनीतिक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बदलाव किस तरह से हमारे देश की जनता के दिमागों पे असर करेगा, नई नस्लों के ऊपर उसका क्या असर होगा, इन मुद्दों को लेकर के लिखना चाहता हूँ। सर एक हमारे कई यंग ऑडियंस है 13 से 16, तो उनके लिए ये बता दिए कि सर बचपन से आपको पता था कि आपको क्या करना है, या फिर आप बड़े होते गए और अपना रास्ता बनाते गए? क्योंकि वो आजकल के बच्चे बड़े भटके और वो सब चीज़ों का है, तो एक आपका एक्सपीरियंस है, आप साइंटिस्ट हर फील्ड में रहे, तो आप दोनों बातें हैं। एक तरफ आप जी एक तरफ तो जब आपकी परवरिश हो रही होती है तो आप ख्वाब देखना शुरू जी। करते हैं। मैंने देखा ये ख्वाब कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और उसमें भी बिल्कुल डिसाइडेड था कि मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही जाऊंगा। और उसकी वजह ये थी कि अक्सर सुना था मैंने कि सिविल और मैकेनिकल में रिश्वत लेना ज़रूरी हो जाता है अगर सरवाइव करना है आपको, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल चुना। ये मालूम था कि आईएएस नहीं बनना मुझे, तो ये कुछ चीज़ें मालूम थी। पर ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं और इस ख्वाब को आप थोड़ा इधर थोड़ा उधर टेम्पर करते रहते हैं। जैसे ये ख्वाब हमेशा से रहा कि इस समाज के हालात के ऊपर नज़में लिखूं। ये नहीं कि जनता में जाने के लिए लिखूं, वो तो बाद में दोस्तों ने हालात पैदा किए, लेकिन ये कि मैं लिखूं और एक अपनी एक्सप्रेशन का तरीका सिर्फ साइंस को ना रखते हुए, साइंटिफिक टेम्पर को ना रखते हुए, मैं इस मीडियम को भी इस्तेमाल करूं। तो कोई एक रास्ता बहुत रिजिड आप नहीं ले सकते। आपको इन हालात में, जबकि ख़ास तौर से समाज जो है वो आपके ख्वाबों को तोड़ने और उनको कुचलने में लगा हुआ है और उसके तरीके नए नए निकालता है, तो जाहिर है कि आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। सर चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई नज़्म या कुछ आज के दौर से जुड़े, जो भी आप ये नज़्म बहुत पसंद की गई है तो वही सुना देता हूँ जी, आपको। जी। सबसे पहले आजकल वही दिमाग में आती है और उसका ताल्लुक़ साइंटिफिक टेम्पर से भी है। जी सच जिंदा है, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, जुल्फ़ों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का चमलकना क्या कम है। जब इतना सब है लिखने को, जब इतना सब है लिखने को, जब इतना सब है कहने को, क्या ज़िद है कि ऐसी बात करो जिस बात में ख़तरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है। आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं ज़िंदा हूँ, सच ज़िंदा है, अल्फाज अभी तक ज़िंदा हैं, अल्फाज अभी तक ज़िंदा हैं। जी हाँ, आवाज़ उठाना लाजमी है। इसी तरह की आवाज़ें आप द स्वतंत्र देखते रहिए, आपको सुनाई देंगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।